चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरेंट लिमिटेड के नाम से। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ पाकिस्तान के पास पेपर का एक सवाल है, रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे कहता है पेरेंट लिमिटेड इज अ लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग a registered office in Sindh. The directors of the company have done due diligence of Children Limited and decide to acquire 75% of the shares of the Children Limited. The acquisition took place on 1st October 17 by means of share exchange of 3 new shares in Parent Limited for every 5 shares acquired in Children Limited. In addition to the shares exchange, it was also committed by the parent that after exact 1 year they will pay rupees 11 to each share acquired in Children Limited. As both the companies are listed on stock exchange and their shares market are acquisition were rupees 30 and 25 respectively. Additionally, Parent Limited had cost of capital of 11% per annum. None of the consideration has been recorded by the Parent Limited. पहले पैरा में कहता है कि पेरेंट लिमिटेड ने एक सब्सिडरी चिल्ड्रन लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए ड्यू डिलिजेंस वगैरह की और इसकी 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली। एक्विजिशन हमने की है 1 अक्टूबर 2017 पे और कंसिडरेशन में पेरेंट लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर्स और 11 रुपए के हिसाब से कंसिडरेशन डेफर्ड कंसिडरेशन देने का वादा किया है। शेयर एक्सचेंज इस तरह से हो रहा है कि चिल्ड्रन लिमिटेड के हर 5 शेयर के बदले पेरेंट लिमिटेड के 3 शेयर दिए जाएंगे और चिल्ड्रन लिमिटेड के हर शेयर के बदले 11 रुपए आज से 1 साल बाद दिए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डिस्काउंट रेट हमारे पास 11% अवेलेबल है और पेरेंट और चिल्ड्रन लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू 30 और 25 है। बिलो आर दी समराइज्ड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनीज एज फॉलो। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है दोनों कंपनीज का। पीएनएल में हमारे पास रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन रिवैल्यूएशन और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इसके बाद हमारे पास 30 जून 18 पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, 11% लोन, इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, टोटल एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर ऑफ 1 रुपी ईच, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में 11% लोन, 12% लोन। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, रनिंग फाइनेंस एंड करंट टैक्स पेबल। अच्छा, बैलेंस शीट के फेज पे इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है और इन्होंने हमें पहले पैरा के लास्ट में बताया था कि हमने सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए जो कंसिडरेशन पे करनी है या की है वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, ना शेयर्स रिकॉर्ड किए ना कोई पेबल रिकॉर्ड किया है। और दूसरा अगर आप बैलेंस शीट से देखें तो चिल्ड्रन लिमिटेड के पास 11% लोन एसेट्स में आ रहा है 1 लाख रुपए और पेरेंट कंपनी के पास 11% लोन लायबिलिटीज में आ रहा है 1 लाख रुपए। यानी अपेरेंटली ये लग रहा है कि लोन रिसीवेबल पेबल पेरेंट और सब्सिडरी के आपस में है। फिर हमारे पास कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है prepare consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income of Parent Limited for the year ended 30 June 18। prepare consolidated statement of financial position of Parent Limited as at 30 June 18। तो हमें इनकम स्टेटमेंट और पीएनएल ड्रॉ करना है इस सवाल में। फर्दर इंफॉर्मेशन को रीड करता है। ऑन 30 जून 2018 यानी कि साल के आखिरी दिन Parent Limited receives 100 million in 11% लोन फ्रॉम चाइना लिमिटेड। साल के आखिरी दिन पेरेंट ने सब्सिडी से 100 मिलियन का लोन लिया है। Intra-group average monthly sale from Parent Limited to Children Limited amounts to rupees 24.5 million। हर महीने ऑन एन एवरेज पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 24.5 मिलियन की सेल्स करती है। इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू चार्ज मार्कअप ऑन कॉस्ट एट 25% फॉर ऑल इंटर ग्रुप सेल्स। इंटर कंपनी सेल्स पे मार्कअप 25% चार्ज किया गया है। The goodwill was impaired by 5 million during the year and reported as administrative expense. This was due to fraud that occurred in Children Limited। सब्सिडी में कोई फ्रॉड वगैरह हुआ जिसकी वजह से गुडविल 5 मिलियन से इम्पेयर्ड है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में रिकॉर्डेड है। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि इन्होंने गुडविल की इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि सब्सिडरी के पास तो गुडविल रिकॉर्डेड ही नहीं है। गुडविल तो हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो आप गुडविल की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे वो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सब्सिडी के पास तो गुडविल रिकॉर्डेड ही नहीं होती। गुडविल तो हम रिकॉर्ड ही कंसोलिडेटेड बुक्स में करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपकी इम्पेयरमेंट आएगी वो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में रिकॉर्ड करिएगा। पॉइंट नंबर 5, एट एक्विजिशन बोथ कैरिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू of net asset of children were same except a property which was situated in posh area. Children Limited hired a valuator to evaluate this property actual worth and he reported that the property had a fair value of 11.702 million above its carrying value. Children Limited had not reported the same in its financial statement.
एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है कि सब्सिडी के सारे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू बराबर थी सिवाय एक प्रॉपर्टी के जिसकी फेयर वैल्यू 11.702 मिलियन अपनी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा आ रही है। एडिशनली फॉर कंसोलिडेशन पर्पस रीवैल्यूड प्रॉपर्टी पोस्ट एक्विजिशन डेप्रिसिएशन अमाउंट्स टू रुपीज 8.168 एंड नीड टू बी डेप्रिशिएटेड। इन्होंने ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी है पॉइंट नंबर 5 में, इसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं बताई कि हम इसे खुद डेप्रिशिएट करते। इन्होंने कहा कि एक्विजिशन डेट पे 11.702 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है और इस पे ईयर एंड पे आपको जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे वो कितना रिकॉर्ड करना है 8.168। पॉइंट नंबर 7, since inception the board of directors of parent limited had resolved to revalue all of its properties at the close of every year. Accordingly the increase have already been recorded in the financial statement of parent limited. However, Children Limited does not have such policy, therefore they had not revalued its property. Since acquisition, the value of Children Limited property have further increased by 49 million, which remain unrecorded. देखिए, जब ग्रुप अकाउंट्स बनाए जा रहे होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पेरेंट कंपनी कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है और सब्सिडियरी कंपनी कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही हो। फॉर एग्जांपल, पेरेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रख रहा हो, सब्सिडियरी कॉस्ट मॉडल में रख रहा हो। फॉर एग्जांपल, पेरेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल में रख रहा हो, सब्सिडियरी कॉस्ट मॉडल में रख रहा हो, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती है। लेकिन जब आप ग्रुप अकाउंट्स बनाओगे तो ग्रुप अकाउंट्स में आप अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही आइटम के लिए नहीं रख सकते। ग्रुप अकाउंट्स बनाते वक्त हमने ग्रुप अकाउंट्स में पेरेंट्स की पॉलिसी को फॉलो करना है। पेरेंट ने जिस तरह से अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉलो किए हुए वो हमें पॉलिसी ग्रुप पे अडॉप्ट करनी है। अब पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि पेरेंट की पॉलिसी है कि पेरेंट अपने सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखता है, उन्होंने रिवैल्यू कर भी दिया है। सब्सिडी कॉस्ट मॉडल पे चल रही है और सब्सिडी के हिसाब से अगर हम इसकी फेयर वैल्यूएशन करें ईयर एंड पे तो ये फर्दर 49 मिलियन से बढ़ गई है और ये सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं की, यानी मैं खुद सब्सिडी की फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट ईयर एंड पे 49 मिलियन से रिकॉर्ड करूंगा। On 30 June 18, Parent Limited showed trade receivable of 98 million from Children Limited. However, the said balance was not reconciled from the books of Children Limited. After reconciliation, it was found out that the check of 32 million paid by Children Limited on 30 June 18 was cleared in subsequent period. Parents के पास 98 million का रिसीवेबल आ रहा है, सब्सिडरी के पास 98 माइनस 32 का पेबल आ रहा है और 32.6 का कैश इन ट्रांजिट एक तरह से। पॉइंट नंबर 9, closing inventory of Children Limited includes intergroup sales of 49 million at cost to Children Limited. इन्होंने जब मैं पॉइंट नंबर 2 और 3 में इंटरकंपनी सेल्स के बारे में बताया था तो सब्सिडरी के पास क्लोजिंग में इंटर ग्रुप इन्वेंट्री आ रही है 49 मिलियन की कॉस्ट पे। ये चिल्ड्रन लिमिटेड के लिए कॉस्ट है, यानी कि पेरेंट के लिए सेलिंग प्राइस है। एंड लास्ट पॉइंट, it is the policy to value the non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, Children Limited share price at the date may be deemed to represent the fair value of the shares held by non-controlling interest. और पॉलिसी है कि हमने एनसीआई को फेयर वैल्यू यानी कि फुल गुडविल मेथड के तहत सवाल को सॉल्व करना है। एनसीआई की फेयर वैल्यू में चिल्ड्रन लिमिटेड की शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो कि हमें पहले पैरा में दी हुई थी वहां से मिल जाएगी। तो बड़ा एक डिस्क्रिप्टिव सा सवाल है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना है। मैं चाहता हूँ सवाल एक दफा दोबारा से खुद आप लोग रीड करें, फिर मैं सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। पहले अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे, उसके बाद फिर हम पीएनएल देख लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं या बल्कि रीड कर लें आप लोग पहले से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इससे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास पेरेंट लिमिटेड के नाम से। पहले हम इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर पीएनएल बना लेंगे। और हमारे पास सब्सिडरी है हमारी चिल्ड्रन लिमिटेड, 75% शेयर होल्डिंग हमने एक्वायर की, ये बात हमें पहले पैरा में गिवन थी। डेट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास 1 अक्टूबर 2017 और ईयर एंड है हमारे पास 30 जून 2018। तो कुछ पेट वर्किंग हमें करनी है, चेंजेस इन नेट एसेट, गुडविल, एनसीआर और ग्रुप रिजर्व्स की। अब सबसे पहले हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, नेट एसेट रिपोर्टिंग कैलकुलेट करें। तो सब्सिडरी की बैलेंस शीट से हमें शेयर कैपिटल का नंबर मिल जाएगा। शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का 10,000। सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आ रहा, रिटेन अर्निंग्स आ रहा है। अब देखें, रिटेन अर्निंग्स रिपोर्टिंग डेट पे आ रहा है 285,864। तो 285,864। इस सवाल में मेरे ख्याल है कि सब्सिडरी के डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अगर मुझे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है
तो हमने इस सब्सिडी को एक्वायर किया है 1 अक्टूबर 2017 पे, और ये 30 जून 18 की रिटेन अर्निंग्स है। तो इसमें मैं अकॉर्डिंगली 9 महीने का अगर प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 अक्टूबर 17 की रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी। कैसे? यहां देखिए, हमारे पास 30 जून 18 के रिटेन अर्निंग्स हैं 285864। इसमें आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवर्स कर दें 9 मंथ्स की। कैसे सर? 106280 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर है सब्सिडरी की। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 9/12 करूं, सॉरी 79710, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स 1 अक्टूबर 2017 आ जाएगा 106,154 206,154। फिर हमें पहले पैरा में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का डेटा दिया था। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था कि हमने 75% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, और कंसिडरेशन में एक तो शेयर्स दिए हैं और दूसरा डेफर्ड पेमेंट का वादा किया है। शेयर्स कितने किए दिए हैं? कहता है चिल्ड्रन लिमिटेड के हर 5 शेयर के बदले पेरेंट लिमिटेड के 3 शेयर्स। चिल्ड्रन लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो 10,000 रुपए का है, और हर शेयर की पार वैल्यू 1 रुपए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स भी 10,000 है। हमने इसका 75% शेयर एक्वायर किया, यानी कि 7,500, और हर 5 शेयर का मतलब है कि 3/5। हर 5 शेयर के बदले 3 शेयर का मतलब है कि डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 4,500 पेरेंट लिमिटेड के शेयर्स इशू हुए। और पेरेंट लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू कितनी है सर? पेरेंट लिमिटेड के शेयर्स की वैल्यू हमारे पास 30। तो हमारे पास 1,35,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर्स की वैल्यू आ गई। फिर कहता है हर शेयर के बदले 11 रुपए कैश 1 साल बाद पे करने की बात हुई थी, यानी कि अगर हमने 7,500 शेयर्स एक्वायर किए तो हर शेयर के बदले 11 रुपए देंगे, इतने पैसे देंगे। लेकिन आज नहीं, 1 साल के बाद। तो इसे डिवाइड कर दें 1 + 11% रेज़ टू द पावर 1, सॉरी 74324। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गई 135 + 74324 2,09,324। एनसीए को पर रखना था फेयर वैल्यू पे, और एनसीए की फेयर वैल्यू हमें शेयर्स की फेयर वैल्यू से मिल जाएगी। तो हमें ऐड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। सर अगर 10,000 शेयर्स में से 7.5 हमारे पास है तो एनसीआई के पास कितना है? 2500, और इनके शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 25। तो ये एनसीआई की फेयर वैल्यू आ जाएगी 62,500। एनसीआई की वर्किंग में हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन आ जाएगा 62,500। अब नेट एसेट एट एक्विजिशन कैलकुलेट करने, और इन्होंने मुझे सवाल में एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी थी। सवाल के पॉइंट नंबर 5 में बताया था कि सारे नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर है, सिवाय एक प्रॉपर्टी के जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 11.702 मिलियन ज्यादा है। अच्छा, आपकी जो बैलेंस शीट है ना, ये रुपीज इन थाउजेंड्स में है, तो मैं सारी वर्किंग भी रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहा हूं। तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जो कि प्रॉपर्टी से पर्टेन करती है। कितनी? 11,702। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं सर। तो ये हमारे पास नेट एसेट एट एक्विजिशन आ जाएंगे। एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर इसमें गुडविल की इम्पेयरमेंट के बारे में बता दिया है कि चार्ज कर दी गई है, तो क्या ये एरर है? मैं समझता हूँ ये एरर नहीं है, और वो ये नहीं कह रहा कि चार्ज कर दी गई है, वो कह रहा है कि 5 मिलियन की गुडविल इम्पेयर है और आपने इसको रिपोर्ट करना है एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो मैं सॉल्व इस असम्पशन पे करूंगा कि एडमिन एक्सपेंस में मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है, मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा।
तुम्हारे पास 2,27,856 के नेट एसेट एट एक्विजिशन आ गए। गुडविल की कैलकुलेशन में लेस कर देते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन दैट इज 2,27,856। तुम्हारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगा 43,968। तो ये हमारी एट एक्विजिशन की एंट्री बन गई। अच्छा, इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैं कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या रिकॉर्ड करता हूं उसकी जनरली बना देता हूं। सर मैं सब्सिडरी के नेट एसेट्स को डेबिट करता 2,27,856, सब्सिडरी की गुडविल को डेबिट करता 43,968, एनसीआई को रिकॉर्ड करता 62,500। मैंने अपनी कंपनी के 4,500 शेयर्स इशू किए हैं, 7,500 शेयर्स के अगेंस्ट हर 5 शेयर के बदले 3,000 शेयर का मतलब है 4,500 मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स किए। तो मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल 4,500 से बढ़ना चाहिए था, 1 रुपए की पार वैल्यू है, और बाकी बैलेंसिंग शेयर प्रीमियम में जाना चाहिए था, दैट इज 1,35,000 माइनस 4,500, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 1,30,500, ऐसा ही है। और मैंने डेफर्ड पेमेंट का वादा किया जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक पेबल रिकॉर्ड होना चाहिए 74,324। जरा देखिए ये एंट्री रिकंसाइल कर रही है, सही है। तो ये हमने रिकॉर्ड करने कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमने रिकॉर्ड करने, क्योंकि अगर हम ये रिकॉर्ड करेंगे तो सब्सिडी का शेयर कैपिटल जो 8 लाख रुपए नजर आ रहा है तुम्हें, ये 4,500 से बढ़ जाएगा, तो 8 लाख के आगे प्लस कर दें 4,500 रुपए, सॉरी पेरेंट का शेयर कैपिटल जो 8 लाख रुपए नजर आ रहा है ये बढ़ जाएगा 4,500 रुपए से। पेरेंट के बैलेंस शीट पे शेयर प्रीमियम नहीं आ रहा, तो तुम शेयर प्रीमियम ऐड कर दोगे 1,30,500 का। पेरेंट का शेयर कैपिटल 8 लाख के आगे प्लस 4,500, पेरेंट के आगे शेयर प्रीमियम आ जाएगा 1,30,500, और पेरेंट के पास लाइबिलिटीज में आ जाएगा 74,324 की एक लाइबिलिटी ऐड कर देंगे, ट्रेड पेबल में ऐड कर दें चाहे तो 381,887 का जो ट्रेड पेबल आ रहा है इसी के आगे ऐड कर दे 74,324, सही है। सर ये तो सब्सिडरी को ही पे करना है, तो फिर कंसोलिडेटेड बुक्स में इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? गलत। आप जब सब्सिडी को एक्वायर करते हो तो कंसिडरेशन सब्सिडी को नहीं देते, आप जब सब्सिडी को एक्वायर करते हो तो कंसिडरेशन सब्सिडी के शेयर होल्डर को देते हो, तो वो सब्सिडी के पुराने शेयर होल्डर्स को पेबल है, वो नॉक ऑफ नहीं होगा। यस, तो ये हमने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल कैलकुलेट कर लिया, एनसीआई कैलकुलेट कर लिया, नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिया, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की एंट्री बना। अब मैं सवाल की एक एडजस्टमेंट को रीड करता जाऊंगा और उसका जो जो इंपैक्ट है उसको हम देखते रहेंगे। सबसे पहले मेन पैरा जिसमें एक्विजिशन से रिलेटेड सारी बातें की थी, हमने इस कंसीडरेशन को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 17 पे डेफर्ड कंसीडरेशन को रिकॉर्ड किया 74,324 पे, 30 जून 18 पे 9 महीने गुजर गए, तो 9 महीने का हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, पेबल क्रेडिट, कितने से सर? 74,324 पे 11% इंटू 9/12, 6,132। अब ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है पेरेंट को, तो मैं ग्रुप रिजर्व्स में, ग्रुप रिजर्व्स हम सबसे पहले पेरेंट की रिटेन अर्निंग एज इट इज लिख देते हैं। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स कितनी है? अच्छा, यहाँ पे ग्रुप रिजर्व्स में दो चीजें आएंगी, एक हमारे पास आएगा रिटेन अर्निंग्स और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस।
सर सबसे पहले जो हमारी पेरेंट कंपनी है पीएल, इसकी रिटेन अर्निंग्स है 5,31,311 और इसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस है 163,311। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, सॉरी 359, अब मैं ये इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा तो पेरेंट के रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगे 6,132 है, और दूसरी तरफ पेरेंट की ही लायबिलिटी में 6,132 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने ट्रेड पेबल में अभी थोड़ी देर पहले 64,324 ऐड किया है, अब आप उसी में मजीद ऐड कितना कर देंगे 6,132, तो ट्रेड पेबल में प्लस कर दें 6,132। तो ये मेन पैरा से पर्टेनिंग एडजस्टमेंट्स को हमने मुनासिब कर दिया। अब इंफॉर्मेशन पे आता है। On 30 June 18 पेरेंट लिमिटेड रिसीव्ड 100 मिलियन 11% लोन फ्रॉम चिल्ड्रन लिमिटेड, यानी पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान 100 मिलियन का लोन रिसीवेबल पेबल है, तो वो दोनों की बैलेंस शीट पे 100 मिलियन नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो आप चाहें तो 11% लोन पेरेंट और सब्सिडी की बैलेंस शीट में कट कर दें। पॉइंट नंबर 2, इंटर कंपनी मंथली सेल्स फ्रॉम पेरेंट टू, ये इंटर कंपनी सेल्स का नंबर है, इसे बैलेंस शीट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो अनसोल्ड स्टॉक है उसे हम एडजस्ट करेंगे, वो आगे जाके एडजस्टमेंट नंबर 9-10 है मेरे ख्याल में। पॉइंट नंबर 3, 25% मार्कअप है कॉस्ट पे, याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 4, द गुडविल वाज इम्पेयर्ड बाय 5 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर एंड टू बी रिपोर्टेड एज एडमिन एक्सपेंस। तो मैं इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूं 5 मिलियन से, तो हमारे पास गुडविल एट रिपोर्टिंग आ जाएगा 38,968। अब चूंकि ये फुल गुडविल मेथड का सवाल है तो 5 मिलियन के गुडविल का इंपैक्ट एनसीआई को भी जाएगा, दैट इज 5 मिलियन का 25%, तो ये आ जाएगा 1250, और इसे भी इंपैक्ट जाएगा 5 मिलियन का 75%, तो ये आ जाएगा 3750। सही हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 और 6 में ये बताया था कि सब्सिडी के एक्विजिशन डेट पे जो एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी वो थी 11,702 की। पॉइंट नंबर 6 में बताया कि इसे आपने डेप्रिशिएट करना है 8.168, तो 11,102 में से मैं 8.168 माइनस कर दूं। पॉइंट नंबर 5 में कहा था ना कि सब्सिडी के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी सिवाय एक प्रॉपर्टी की जिसकी फेयर वैल्यू 11,702 ज्यादा है एज कंपेयर टू कैरिंग वैल्यू। और पॉइंट नंबर 6 में कहा है कि इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है 8.168, तो 11,702 माइनस 8.168 3534 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का डेप्रिशिएटेड अमाउंट लिख दिया। अब ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिडी की फिर प्रॉपर्टी प्लान डॉक्यूमेंट में ये एडजस्ट करने की जरूरत है। तो अपने पास बैलेंस शीट में $1,119,113 1,135,290 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ रहा है सब्सिडी का, इसके आगे आप ऐड कर देंगे 3534 समझ आता है। मैं एक सेकंड ऑनलाइन वालों के सवाल रीड कर लूं। एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 में सुनिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 7 में कहता है कि पेरेंट ने अपनी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है और रिवैल्यूएशन इंपैक्ट रिकॉर्ड किया हुआ है। सब्सिडी ने अपनी प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल में रखा है और आपको इसे ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाना है, और आप ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाओगे तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी आएगी 49.005। तो अब ये रिकॉर्ड करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर देता हूँ जो कि एक्विजिशन डेट पे नहीं था, रिपोर्टिंग डेट पर राइज हुआ है 49,005। अब जब 49,005 से रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरी तरफ सब्सिडी की प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्रीज होगी, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो सब्सिडी की जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आ रही है 1,135,290, इसी के आगे आप प्लस कर देंगे 49,005 और ये सारी एडजस्टमेंट्स आपने लिखनी है क्योंकि बैलेंस शीट बनाते वक्त इतना कुछ याद नहीं रहता। फिर एडजस्टमेंट नंबर 8,
पेरेंट और सब्सिडी का रिसीवेबल पेबल नॉक ऑफ करना है, हाथों हाथ नॉक ऑफ कर देते हैं। देखिए कैसे नॉक ऑफ होगा। पेरेंट के पास 98.011 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है, तो अब पेरेंट का जो ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है ना 483,8875, इसके आगे माइनस कर दें 98,011 पेरेंट के पास जो रिसीवेबल आ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल 483,875, इसी के आगे माइनस कर दें 98,011, और सब्सिडी के पास पेबल आ रहा है लेकिन पेबल रिकंसाइल नहीं कर रहा क्योंकि आपने 32.670 का चेक फाड़ दिया है, तो 32,670 कैश इन ट्रांजिट है। तो मैं बैंक बैलेंस के आगे प्लस कर देता हूं, बैंक बैलेंस के आगे प्लस कर दें 32,670 और इन दोनों का डिफरेंशियल 98 और 32 का डिफरेंशियल सब्सिडी के पेबल में रखा हुआ होगा। तो जरा देखें 98,011 माइनस 32,670, ये आ रहा है 65,341, ये आ रहा है 65,341। सर ये सब्सिडी के पेबल से हटा दें, सब्सिडी का जो ट्रेड पेबल आ रहा है ना 1,119,113, इसके आगे माइनस कर दें 65,341। क्या ये समझ आ रहा है सबको? इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 9 में कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ चिल्ड्रन लिमिटेड इंक्लूड्स इंटर ग्रुप सेल ऑफ 49.005 मिलियन एट कॉस्ट टू चिल्ड्रन लिमिटेड। पेरेंट सब्सिडी को हर महीने सेल करता आया है जिसमें से कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री रहती है 49 मिलियन के करीब। तो यहाँ अनरियलाइज्ड गेन कहाँ रिकॉर्डेड है? पेरेंट के पास, और इन्वेंट्री कहाँ पर स्टेटेड है? सब्सिडी के पास। तो मैं यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन रिवर्स कर देता हूँ 49,005। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बताया था कि 25% मार्कअप है, तो मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, 9801। तो 9801 यहाँ पे लेस हो जाएगा, और दूसरा ये सब्सिडी की इन्वेंट्री में लेस होगा। तो सब्सिडी की इन्वेंट्री आपके पास आ रही है 108,011, 108,011, 108,011 में माइनस कर देंगे 9801। सही है। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास कि एनसीए को फेयर वैल्यू पे रखना। तो सारी एडजस्टमेंट्स को मैं यहाँ अकाउंट फॉर कर चुका हूं। अब हम नेट एसेट रिपोर्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। 348,403, तो हमारे पास इंक्रीज इन नेट एसेट आ जाएगा 120,547, इसका 75%, इसका 25%, 9। मैंने नेट एसेट का इंक्रीज निकाला 75% पेरेंट, 25% एनसीए। अब देखिए मैं पेरेंट में प्रेजेंट कैसे करूंगा? एनसीए का आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन 30137, तो आ जाएगा 30137। ये आ गया क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग एनसीआई 62,500 माइनस 1,250 प्लस 30,137। सर ये पूरी क्लास को समझ तो आ रहा है ना कि क्या चल रहा है? पेरेंट को थोड़ा देखभाल के शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए कैसे, पोस्ट एक्विजिशन। अब पेरेंट के पास रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स मैंने अलग अलग ब्रेक करता है। पेरेंट को सब्सिडी से टोटल इनकम हुई है 90,410 की, लेकिन इसमें रिजर्वेशन सरप्लस का भी इंक्रीज है। मैं क्या कर रहा हूं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस 49,005 माइनस 0, रिवैल्यूएशन सरप्लस टोटल इतना इंक्रीज हुआ है, जिसमें से पेरेंट का शेयर कितना है 75%। तो ये मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखा रहा हूं 36,754, और बाकी पेरेंट का हिस्सा बन रहा था 90,410, इसमें से 36,754 मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस में दिखा दिया, तो बाकी रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा 53,656। सर ये हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स की रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस काम नहीं किया है, बस ये जो 90,410 है ना, इसको रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस में ब्रेक कर दिया। कैसे कि रिटेन अर्निंग में इतना इंक्रीज आया उसका 75%, और बाकी बैलेंसिंग इंपैक्ट रिटेन अर्निंग्स में 565,284
सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, हाथों हाथ बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, उसके बाद कॉपी करते रहिएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे आपके पास गुडविल आ जाएगा आफ्टर इम्पेयरमेंट 38968। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा 1509008 प्लस 1135290। इसमें दो एडजस्टमेंट्स थी, प्लस 3534 प्लस 49005 2696837। उसके पास 11% लोन आ रहा है जो कि नॉक ऑफ हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है लाख रुपए की, ये सब्सिडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सब्सिडी इन्वेस्टमेंट तो हम खुद रिकॉर्ड कर रहे थे ना, ये कोई और इन्वेस्टमेंट होंगी। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, लाख रुपए। इसके बाद इन्वेंट्री आ रहा है 251205 प्लस 108011। इसमें एक एडजस्टमेंट थी 9801 की, तो कितना आ गया एडजस्टेड इन्वेंट्री 349415। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 483875 प्लस 199189। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स थी। एक तो मेरे पास था 98011, बस यही एडजस्टमेंट है। 05 सर ये समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बस हाँ में आ। इसके बाद बैंक, पेरेंट का तो बैंक बैलेंस नहीं है, सब्सिडरी का है 19503 और एक कैश इन ट्रांजिट था, वो था हमारे पास 32670 52173। तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। थ्री 732 446 सही है। डबल 46 सही है, देख लें यही है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पे आता है, तो पेरेंट का शेयर कैपिटल आ जाएगा। अब पेरेंट की शेयर कैपिटल में 8 लाख तो है और 4500 की एक एडजस्टमेंट है। $804,500। पेरेंट के पास शेयर प्रीमियम था, वो था हमारे पास 130,500। फिर हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स में रिटेन अर्निंग्स अलग, रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग। रिवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग था 565,284, रिवैल्यूएशन सरप्लस था 200,105। इसके बाद एनसीआई का नंबर, एनसीआई था हमारे पास 91387। इसके बाद 11% लोन नहीं दिखाएंगे, लेकिन सब्सिडी का 12% लोन कोई और लोन है ये जरूर दिखाएंगे 40,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में एडजस्टमेंट्स थी 381,887 प्लस 1,119,113। एक इंटर कंपनी रिसीवेबल का एडजस्टमेंट था 62 समथिंग 65341। फिर कुछ डेफर्ड पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी, वो थी 74324 और उस पे इंटरेस्ट था 6132। तो टोटल कितना आ रहा है
1516115। इसके बाद रनिंग फाइनेंस 138,848 और फिर टैक्स पेबल 228,691 प्लस 107,016। ये कितना आ रहा है? 335,707। तो इसका टोटल एसेट से मैच कर रहा है 3,822,446। तो यहां तक हमारे पास सवाल का 50% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी हमने बैलेंस शीट बनाई है। इसके बाद पीएनएल भी बनाना है। कॉपी करें, इससे कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, फिर हम पीएनएल बनाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते इस सवाल में। तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है, पेरेंट का पीएनएल, सब्सिडी का पीएनएल, एडजस्टमेंट्स और कंसोलिडेटेड पीएनएल के नंबर्स आ जाएंगे। पेरेंट का पीएनएल मैंने 100% आपके सामने कॉपी कर रखा है ऑलरेडी। अब सब्सिडी के पीएनएल के नंबर्स मेरे सामने अवेलेबल है, लेकिन ये पूरे साल का पीएनएल है, 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18 का। और हमने सब्सिडी को एक्वायर कब किया था? 1 अक्टूबर 17 पे। तो यानी कि मुझे सब्सिडी का पूरे 12 महीने का पीएनएल कंसोलिडेट नहीं करना, सिर्फ 9 मंथ्स का पीएनएल कंसोलिडेट करना है। तो मैं इस पीएनएल के सारे नंबर्स को 9/12 प्रोपोर्शनेट कर देता हूं। तो सबसे पहले सेल्स के नंबर को प्रोपोर्शनेट करें, 2450,266 मल्टीप्लाई बाय 9/12, 1837,700। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स 1960,213 इंटू 9/12, 147,160। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 98,011 इंटू 9/12, 73,508। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस 175,551 इंटू 9/12, 131,663। फाइनेंस कॉस्ट 28,535 इंटू 9/12, 21। इसी तरह से टैक्स का नंबर है 81,676 इंटू 9/12। तो ये हमने सब्सिडी के पीएनएल के नंबर्स को 9 मंथ्स प्रोपोर्शनेट करके एडजस्ट कर दिया। अब सवाल की एडजस्टमेंट की सीक्वेंस में देख लेता हूं क्या क्या यहाँ पे प्लॉट होना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए डेफर्ड कंसिडरेशन का वादा किया था, और वो डेफर्ड कंसिडरेशन और उस पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया था। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पेरेंट की पीएनएल में रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो इंटरेस्ट का नंबर था आपके पास 6132, ऐसा ही है। तो मैं फाइनेंस कॉस्ट में 6132 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेता हूं। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 में पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान ईयर एंड पे इंटरकंपनी लोन दिया गया था, तो इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, 4 और 9 ये सारी एक ही एडजस्टमेंट थी, जिसमें पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान इंटरकंपनी सेल्स की एडजस्टमेंट थी। कहता है इंटर ग्रुप एवरेज मंथली सेल फ्रॉम पेरेंट लिमिटेड टू चिल्ड्रन लिमिटेड अमाउंट्स टू ₹24,503। तो जो इंटरकंपनी सेल्स का नंबर है उसे मैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों से हटा दूंगा, दैट इज 24,503 मल्टीप्लाई बाय 9। इतने से सेल्स को कम कर देंगे, इतने से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देंगे, मतलब सेल्स को कम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देंगे। और इस पे अनरियलाइज गेन का नंबर था हमारे पास 9801, जिसपे अनसोल्ड स्टॉक पे अनरियलाइज गेन था 9801। जितना अनरियलाइज गेन था उतने से कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं बढ़ा दूंगा। पेरेंट ने सब्सिडी को सेल करा था। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 में 5 मिलियन की गुडविल की इंपेयरमेंट थी, जो कि एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड करनी थी। तो एडमिन एक्सपेंस में 5 मिलियन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 5 और 6 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर 8168 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था। तो इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर देता हूं, एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देता हूं 8168। सही है। पॉइंट नंबर 7 में
सब्सिडरी की प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यूएशन करेंगे तो 49005 का रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट रिकॉर्ड होगा। तो मैं सब्सिडरी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 49005। पॉइंट नंबर 9 में इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट थे जो मैनेज कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 10 में एनसीआई की बात है। तो ये एडजस्टमेंट थी जो कि यहाँ पीएनएल में प्लॉट होनी थी। इंटरकंपनी सेल्स, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, डेपोजिशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, interest expense on deferred consideration and fair valuation of property plant and equipment of subsidiary। तो मेरे पास फाइनली 67300 cost of sales, minus this plus this minus this, 5,000,173 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,729,888। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 163,351 प्लस 73,508 236,859। इसके बाद एडमिन एक्सपेंस 285,864 131,663 5,000,8168। $430,695। फाइनेंस कॉस्ट 16,335 21,401 और 6132 11198। $43863। तो हमारे हमारे पास पीबीटी का नंबर आ जाएगा ये 351। जरा चेक कर लें सर ये सही है। ये सारे नंबर्स माइनस में है। सही था वो। $430 पीबीटी आ जाएगा। $1,018,466 टैक्स 253,194 प्लस 61,257। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर आ जाएगा 70 गेन ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट में 122,513 49,005। $171,518। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा 875,533। अब इस प्रॉफिट ओसीआई और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन तीन को बाइफरकेट करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट शेयर होल्डर एंड एनसीआई, इसका टोटल 704,015। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट शेयर होल्डर
एंड एनसीआई, इसका टोटल 171,518 और इसके बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट शेयर होल्डर और एनसीआई और इसका टोटल 875,533। अब इसको एनसीआई और पेरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्किंग कर लेते हैं। यहां देखिएगा सर, शेयर ऑफ एनसीआई पीएनएल में अलग, ओसीआई में अलग। सब्सिडी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 79,711। तो सब्सिडी का 9 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 79,711। अब इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स को माइनस करना है? इंटरकंपनी सेल्स की एडजस्टमेंट थी, लेकिन ये पेरेंट ने सब्सिडी को सेल किया था, सब्सिडी के प्रॉफिट में ये रिकॉर्डेड नहीं है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ये बिल्कुल अकाउंट फॉर करेंगे क्योंकि फुल गुडविल मेथड का सवाल है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 5 मिलियन। इसके बाद 8168 हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन था, जो कि सब्सिडी की बुक्स में रिकॉर्ड होना है और एनसीआई को भी रिकॉर्ड होना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 8168। इसके बाद 6132 का फाइनेंस कॉस्ट, ये पेरेंट को रिकॉर्ड करना था, सब्सिडी को नहीं, और ये सब्सिडी का ओसीआई का नंबर है। रिवैल्यूएशन गेन 49,005। तो ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। 66,543 शेयर ऑफ एनसीआई एट 25%। और इसी तरह जो रिवैल्यूएशन गेन है सब्सिडी का, इसमें शेयर ऑफ एनसीआई एट 25%। जरा चेक करें कि इन दोनों का टोटल आपकी बैलेंस शीट में जो आपने एनसीआई की वर्किंग की है उसमें पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई के शेयर से मैच कर रहा है। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ओसीआई का टोटल एनसीआई का, क्या ये एनसीआई के पोस्ट एक्विजिशन शेयर से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। टोटल के मैच करेगा। एनसीआई का शेयर है, इसमें 12,550 की इम्पेयरमेंट माइनस करें, क्योंकि यहाँ इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड हो गई ना गुडविल की। आपने जो एनसीआई की वर्किंग में पोस्ट एक्विजिशन शेयर कैलकुलेट किया है वो कितना है मुझे बताएं कैलकुलेटर में? 30,137। फिर आपने 1250 की इम्पेयरमेंट अलग रिकॉर्ड की थी, तो एनसीआई को जो एलोकेट हुआ था वो हुआ था 28887। सही है। और इन दोनों का टोटल 16,636 प्लस 12,251, तो 2,887। ये समझ आ रहा है कि मैं क्या मैच करवा रहा हूं? देखो यहाँ पे तुमने प्रॉफिट और ओसीआई से ये निकाल लिया कि एनसीआई के हिस्से में कितना प्रॉफिट कितना शेयर ओसीआई का शेयर जा रहा है। तो ये आ रहा है 16,636 और 12,251। इसका टोटल बना 16,636 प्लस 12,251, 28,887। और जो आपने बैलेंस शीट में एनसीआई की वर्किंग की है उसमें एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन शेयर आ रहा है और 1250 की इम्पेयरमेंट है। इन दोनों का नेट यही बनेगा 28,887। सही है। बस अब इसे यहां प्लॉट कर दें तो प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा आएगा 16,636, तो पेरेंट का बैलेंसिंग। ओसीआई में एनसीआई का हिस्सा आएगा 12,251, तो पेरेंट का बैलेंसिंग 687,371।
267। पेरेंट का प्रॉफिट और ओसीआई मिलाएंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी 687,379 प्लस 159,267 846,646। और एनसीआई का प्रॉफिट और ओसीआई मिलाएंगे 16,636 और 12,251, तो ये बनेगा 28,800। तो यहाँ तक ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। कॉपी करें इससे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे स्टॉप करके